नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रीमियम करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, मेरा नाम है आपका होस्ट और आज का हमारा गोल सिर्फ चीज़ों को पढ़ना या रटना नहीं है, बल्कि एक 100%, जी हाँ, 100% फैक्ट्स को यहीं इसी सेशन में याद करके जाना है। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का एक ही सीक्रेट है, सटीक जानकारी और अचूक मेमोरी। आज हम इस मास्टर क्लास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े ट्रिकी सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं, वो भी एकदम आसान और विजुअल तरीके से। तो बस अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम ढेरों नई ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज का हमारा सिलेबस क्या है। आज के सेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम स्पोर्ट्स और चैंपियंस कवर करेंगे, फिर ग्लोबल इंडेक्स और एआई समिट पर चलेंगे, उसके बाद नेशनल पॉलिटी के कुछ बहुत ही क्रूशियल फैक्ट्स देखेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे, ताकि सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम एंटर कर रहे हैं अपने पहले सेक्शन में, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड चैंपियंस। ये एक ऐसा हाई स्कोरिंग एरिया है जहां से हर एग्जाम में सीधे सीधे सवाल छपते हैं, तो आपका पूरा फोकस अब यहां होना चाहिए। एकदम एग्जाम हॉल वाले माइंडसेट से सवाल को देखें। 2026 के विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी किस देश ने की? आपके ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, कनाडा या इटली। मैं आपको सोचने के लिए बस 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। क्या आपने अपना जवाब सोच लिया? चलिए देखते हैं। और बिल्कुल सही जवाब है इटली। लेकिन रुकिए, हमें सिर्फ देश का नाम याद करके नहीं छोड़ना है। 2026 विंटर ओलंपिक्स के होस्ट शहर हैं मिलान और कॉर्टिना। इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य तो एकदम रट लीजिए, इट्स योर वाइब। इसमें कुल 8 खेल शामिल हैं। अब एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल यहाँ से बनेगा कि भाई कौन सा नया खेल जोड़ा गया है, तो वो है स्की माउंटेनियरिंग। और एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमें अपने चैंपियंस पर गर्व होना चाहिए। भारत की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान, जो अल्पाइन स्कीइंग में है, और स्टेंजिन लुनडुकनेस में भाग लिया है। इन दोनों नामों को अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लीजिए। अब विंटर ओलंपिक्स की बात हो और हम मेडल टैली ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टॉप 3 देशों की मेडल टैली याद रखने के लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक देता हूँ। बस याद रखिए NUN। N से नॉर्वे, U से USA और N से नीदरलैंड्स। नॉर्वे का विंटर स्पोर्ट्स में हमेशा से दबदबा रहा है और यहाँ भी उन्होंने 18 गोल्ड के साथ कुल 41 मेडल्स जीतकर नंबर 1 रैंक हासिल की है। दूसरे पर USA है 33 मेडल्स के साथ और तीसरे पर नीदरलैंड्स 20 मेडल्स के साथ। तो याद रखिएगा NUN। चलिए अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखिए। क्रिकेट से जुड़े सवाल तो हर स्टेट PSC और वनडे एग्जाम्स में गारंटीड होते हैं। बताइए, 2026 विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? RCB, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल्स? जल्दी से रिकॉल कीजिए। मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने एकदम सही गेस किया होगा। चैंपियंस है हमारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB, और रनर अप रही दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन दोस्तों, असली कैच यहाँ पर है, और यही वो जगह है जहाँ एग्जामिनर आपके साथ खेल जाता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाली टीम के खिलाड़ी को नहीं मिला है, ये मिला है सोफी डिवाइन को, जो गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं। इसे अपने नोट्स में अभी के अभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हमारी अपनी स्मृति मंधाना ने बनाए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज करता हूँ। एक डुअल स्पोर्ट्स ट्रिविया खेलते हैं। भारत के 2 सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी और क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी, इन दोनों के विनर्स कौन हैं? चलिए एक साथ देखते हैं। दोनों को आमने सामने रखकर याद करते हैं। संतोष ट्रॉफी का फाइनल असम में हुआ। इसे सर्विसेज ने जीता और ये उनका 8वां खिताब था। उन्होंने केरला को हराया और इसमें सबसे ज्यादा गोल दागे हिमांशु जांगड़ा ने। अब आते हैं रणजी ट्रॉफी पर। यार, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण हुआ है। जम्मू और कश्मीर ने अपना पहला, जी हाँ, फर्स्ट टाइटल जीता है। और जब भी कोई टीम पहली बार कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, तो वो एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। JNK ने कर्नाटक को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे आकिब नबी और सबसे ज्यादा रन आर स्मरण ने बनाए। स्मरण का एग्जैक्ट स्कोर 950 रन है, इसे भी दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम स्पोर्ट्स के मैदान से बाहर निकलकर चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल इंडिसेस एंड AI समिट। कूटनीति और वैश्विक सूचकांक तो हर एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 84, 91, 96 या 102? इस ग्लोबल मैट्रिक पर भारत की एग्जैक्ट स्थिति आपको याद होनी ही चाहिए। तो भारत की रैंक है 91। अब इस डेटा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? इसे एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक 91 है और हमारा स्कोर 39 है। आपको दोनों नंबर्स याद रखने हैं, रैंक 91 और स्कोर 39।
दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट यानी सबसे साफ सुथरे देशों के लिस्ट में नंबर 1 पर है डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर। और लिस्ट में एकदम नीचे यानी सबसे भ्रष्ट देश है साउथ सुडान। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लिटरली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल ये है कि ग्लोबल साउथ में पहला ग्लोबल एआई समिट किस देश और किस जगह आयोजित किया गया? इसका बहुत ही गर्व से भरा उत्तर है अपना भारत। ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के इंडिया एआई मिशन के तहत आयोजित किया गया। अब इसकी थीम पर ध्यान दीजिए। थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका मतलब है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसके 3 मुख्य सूत्र आपको रटने हैं, 3P, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। और हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए, अगली बार यानी 2027 में ये समिट जिनीवा स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब जरा स्क्रीन पर इन 7 चक्र यानी 7 वर्किंग ग्रुप्स को देखिए। ये 7 चक्र भारत के एआई फ्यूचर के फाउंडेशन हैं। इनमें साइंस, ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई और डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज जैसी थीम्स शामिल हैं जो ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देती हैं। बस इन कीवर्ड्स को एक बार अपने दिमाग में कैप्चर कर लीजिए। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सबसे सीरियस और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। नीति आयोग से एक बहुत ही क्लासिक सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी, BVR सुब्रमण्यम या निधि छिब्बर? दोस्तों, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, अक्सर स्टूडेंट सीईओ और वाइस चेयरमैन के बीच बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। इस हायरार्की को बहुत ध्यान से समझिए। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखें, 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। अब आता है एक बहुत बड़ा ट्रैप क्वेश्चन, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ज्यादातर लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरमैन हैं श्री सुमन बेरी, और जो हमारा पिछला सवाल था उसके सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। इन दोनों पदों का अंतर अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। चलिए अब पॉलिटी को थोड़ा इतिहास और भाषा विज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं। राज्य पुनर्गठन और नामों का बदलना पॉलिटी का बहुत अहम हिस्सा है। मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि किन प्राचीन मूल शब्दों से ये नाम बना है? इसका अर्थ सच में बहुत ही खूबसूरत है। केरलम 2 शब्दों से मिलकर बना है, केरा जिसका मतलब होता है नारियल का पेड़ और अलम जिसका मतलब होता है भूमि, यानी लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। इसे याद रखने के लिए बस मालाबार तट के किनारे लगे नारियल के पेड़ों की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए, आपको केरा हमेशा याद रहेगा। और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब राज्यों के नाम बदलने या नए राज्य बनाने की बात हो और संविधान के आर्टिकल 3 की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की तरह इसे अपनी उंगलियों पर गिनिए। आर्टिकल 3 संसद को 4 विशेष शक्तियां देता है। पहला, नया राज्य बनाना, दूसरा, किसी राज्य का एरिया बदलना, तीसरा, उसकी बाउंड्रीज बदलना, और चौथा, राज्य का नाम बदलना। इसके साथ ही तुरंत अपनी नोटबुक में केरला का ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। 140 विधानसभा सीटें, 20 लोकसभा सीटें और 9 राज्यसभा सीटें। ये आंकड़े मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में सीधे सीधे आते हैं। और अब बारी है हमारे आखिरी सेक्शन की, रैपिड फायर कंप्लीट रिवीजन। अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए और एकदम सीधे बैठ जाइए, क्योंकि अब हम सारे फैक्ट्स को बिजली की रफ्तार से रिकैप करेंगे ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। मेरे साथ साथ अपने दिमाग में दोहराइए। विंटर ओलंपिक्स, नॉर्वे ने 41 मेडल्स के साथ टॉप किया। वो एन्युअल ट्रिक याद है ना? विमेंस प्रीमियर लीग किसने जीती? RCB ने। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने। और रणजी ट्रॉफी जम्मू एंड कश्मीर ने अपना पहला ऐतिहासिक टाइटल जीता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 39 और रैंक 91। नंबर 1 पर कौन? डेनमार्क। ग्लोबल एआई समिट के 3 सूत्र क्या थे? पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। और अगला समिट 2027 में होगा जिनेवा में। और आखिर में आर्टिकल 3 संसद को देता है 4 शक्तियां: नए राज्य बनाना, एरिया बदलना, बाउंड्री बदलना और नाम बदलना। और इसी के साथ हमारा आज का ये प्रीमियम एक्सप्लेनर सेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज डिस्कस किया गया एक एक फैक्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने जितनी भी ट्रिक्स या फैक्ट्स डिस्कस किए, उनमें से आपको सबसे मुश्किल फैक्ट कौन सा लगा, जिसे याद करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे जरूर बताइएगा। अपनी पढ़ाई को इसी तरह फोकस के साथ जारी रखिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और अपने एग्जाम्स को शानदार तरीके से क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज की इस सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में। देखिए, आज हम ना एकदम प्रीमियम लेवल का एग्जाम रिवीजन करने वाले हैं। सारे लेटेस्ट सोर्सेज, डेटा और रिसर्च को हम ऐसे डिकोड करेंगे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगा। तो चलिए अपनी मेंटल नोटबुक्स रेडी कर लीजिए और सीधा डाइव इन करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। इसे हमने 4 बहुत ही स्कोरिंग सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम एनवायरनमेंट और स्पेस अपडेट्स कवर करेंगे, उसके बाद नेशनल स्कीम्स, टेक और इंडेक्सेस पर चलेंगे, फिर बारी आएगी ग्लोबल अवार्ड्स और स्पोर्ट्स की, और आखिर में होगा हमारा सबसे फेवरेट एक रैपिड फायर एग्जाम रिविजन। तो बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 1 की तरफ, एनवायरनमेंट एंड स्पेस अपडेट्स। फुल फोकस यहाँ रखिएगा। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत में 2 नई रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं और यहाँ एग्जामिनर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट किया है। पहली साइट है पटना बर्ड सेंचुरी। अब पटना नाम सुनते ही 99% बच्चे बिहार टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, समझ गए? और दूसरी नई साइट है गुजरात के कच्छ में छारी ढंड वेटलैंड। इन दोनों नामों को ना आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। चलिए अब इस डेटा को थोड़ा डीप में एनालाइज करते हैं। इन 2 नई साइट्स के ऐड होने के बाद ना अब भारत में टोटल रामसर साइट्स का नंबर 98 हो गया है। सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ हैं? तमिलनाडु में, टोटल 20, और अपना यूपी 11 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अब एक डेट जो आपको रटी होनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में साइन हुआ था और 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ। गुजरात की बात करें तो छारी डंड को मिलाकर वहां अब 5 साइट्स हो गई हैं। और यूपी की रीसेंट साइट्स देखिए, 2026 में पटना, 2021 में बखीरा और हैदरपुर, और 2020 में सूर सरोवर। उसके साथ 2019 वाली लिस्ट भी यहाँ दी गई है। इस टेबल का एक एक डेटा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए लिटरली गेम चेंजर है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2008 में चंद्रयान 1, फिर 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 का वो हिस्टोरिक मोमेंट जब चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड हुआ, लूनर साउथ पोल पर। लेकिन अब असली गेम है 2028 का चंद्रयान 4 मिशन। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, यानी ये चांद की मिट्टी वापस लाएगा। अब एग्जाम के लिए इसकी लैंडिंग साइट कैसे याद रखें? एक बहुत सिंपल ट्रिक है, MM4, यानी मॉन्स माउंटेन फॉर मिशन 4। बस ये ट्रिक याद रखिए, 2028 का लूनर साउथ पोल साइट आपको अपने आप याद आ जाएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, नेशनल स्कीम्स, टेक एंड इंडेक्सेस। ये वाला सेक्शन बहुत हाई यील्ड होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं PM राहत स्कीम की। इसका फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट की बात है तो पक्का हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम होगी। जी नहीं, यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का इनिशिएटिव है और इसके बेनिफिट्स एकदम क्लियर याद रखने हैं। रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को शुरुआती 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का इमीडिएट और कैशलेस इलाज मिलेगा। 7 दिन, 1.5 लाख और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एकदम क्लियर। अब आते हैं एक बहुत ही मैसिव टेक इन्वेस्टमेंट पर। ववारी एनर्जीज ने अपना लिथियम आयन मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इसकी लोकेशन अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लीजिए, रामबिल्ली, आंध्र प्रदेश। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 8175 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से 3 मेन आउटपुट निकलेंगे। पहला लिथियम आयन सेल्स, दूसरा बैटरी पैक्स और तीसरा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। एग्जाम में सीधा सीधा लोकेशन या ब्रांड का नाम पूछा जाएगा तो ववारी और रामबिल्ली बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब एक चीट शीट देखते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस की। इन दोनों को ना हम आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं। पहला है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें हमारी रैंक थोड़ी पीछे है, 131। डेनमार्क और आइसलैंड टॉप पर है और अफगानिस्तान सबसे नीचे। लेकिन दूसरी तरफ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI में हम काफी मजबूत पोजीशन पर हैं, 45th रैंक। और एक सुपर प्राउड फैक्ट बताऊं, इंडिया AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस और टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है।
इसके साथ ही एनआरआई के 4 पिलर्स भी याद रखिएगा: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट। रैंक 131 वर्सेस रैंक 45, ये कॉन्ट्रास्ट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे मेजर सेक्शन पर, ग्लोबल अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या हलचल रही है। शुरुआत करते हैं 79th बाफ्टा अवार्ड्स 2026 से, और ये सच में हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। एक इंडियन मणिपुरी फिल्म है बूम, जिसने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का बाफ्टा जीत लिया है। इसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने, और इसके प्रोड्यूसर्स हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी। इसके अलावा इंटरनेशनल विनर्स भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा 6 अवार्ड्स जीते हैं फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने, जिसके लिए पॉल थॉमस एंडरसन को बेस्ट डायरेक्टर भी मिला। बेस्ट एक्टर रहे रॉबर्ट अरामायो आइस्वे के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली हैमनेट के लिए। ये इंटरनेशनल नाम डायरेक्ट वन लाइनर एमसीक्यूज में आते हैं, तो इन्हें पक्के से रट लीजिएगा। और अब स्पोर्ट्स। भाई, क्रिकेट की बात हो और टीम इंडिया का जलवा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियंस हम हैं। इंडिया ने अपना ऐतिहासिक छठा यानी 6th टाइटल जीत लिया है। फाइनल्स में हमारी टीम ने इंग्लैंड को बहुत ही शानदार तरीके से हराया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीजें बिल्कुल रट लेनी है। पहला, इस वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया? जवाब है जिम्बाब्वे और नामीबिया। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? वो है हमारे इंडियन स्टार वैभव सूर्यवंशी। वैभव का नाम बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। $1 मिलियन। जी हाँ, $1 मिलियन। कोई लॉटरी नहीं लगी है, ये एक्चुअली ग्लोबल टीचर प्राइज की प्राइज मनी है। इसे टीचिंग का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, जो वार्की फाउंडेशन और यूनेस्को मिलकर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस इंटरनेशनल प्राइज की बात यहाँ करंट अफेयर्स में क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये $1 मिलियन का प्रेस्टीजियस प्राइज इस साल एक इंडियन एजुकेटर ने जीता है। इनका नाम है रूबल नागी। एक इंडियन का ग्लोबल लेवल पर टीचिंग का सबसे बड़ा अवार्ड जीतना, ये एग्जाम के नजरिए से एक गारंटीड क्वेश्चन है। बस ये नाम दिमाग में लॉक कर लीजिए, रूबल नागी। चलिए, अब वक्त आ गया है एक बहुत ही क्विक मेमोरी चेक का। गियर्स शिफ्ट करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। मैं सवाल पूछूंगा और स्क्रीन पर आंसर आने से पहले आपको अपने दिमाग में जवाब सोचना है। रेडी? तो ये रहा पहला क्विक टेस्ट। नई पटना बर्ड सैंक्चुरी कहाँ लोकेटेड है और पीएम राहत स्कीम की मॉनेटरी और टाइम लिमिट क्या है? चलिए 1 सेकेंड लीजिए और सोचिए, क्या आपको याद आया? एग्जैक्टली, पटना बर्ड सैंक्चुरी बिहार में नहीं, यूपी के एटा में है। और पीएम राहत की लिमिट क्या थी? शुरुआती 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। अगर आपने मन में यही सोचा था ना, तो ट्रस्ट मी, आपकी तैयारी एकदम सॉलिड चल रही है। बढ़ते हैं दूसरे रैपिड फायर सवाल पर। किस मणिपुरी फिल्म ने अभी बाफ्टा जीता है और अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? जल्दी से रिकॉल कीजिए। बिल्कुल सही, फिल्म का नाम है बूंग और हमारे अंडर 19 के स्टार प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी। बहुत शानदार। और ये रहा हमारा फाइनल 1 लाइन रिकैप, ताकि सारी डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो जाए। टोटल रामसर साइट्स 98, तमिलनाडु नंबर 1, ईरान में 1971 में साइन हुआ। स्पेस में चंद्रयान 4 के लिए हमारी ट्रिक थी MM4 यानी मॉन्स माउंटेन 2028। पीएम राहत याद रखिएगा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है, 1.5 लाख 7 दिन। इंडेक्सेस में विमेन वाले में हम 131 पर हैं, पर नेटवर्क रेडीनेस में शानदार 45 रैंक है। वावारी का 8175 करोड़ का लिथियम प्रोजेक्ट आंध्रा के रामबिली में लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में। जो भी मेरे दोस्त यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आज का ये सेशन आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। आज हम पॉलिटी, साइंस, आर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स के उन डीप कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली हिट करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फटाफट देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम कवर करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ग्रैमी अवार्ड्स 2026, रेयर डिजीजेस और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और फाइनली एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। हर टॉपिक में हम पहले एक MCQ से स्टार्ट करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 16th फाइनेंस कमीशन ब्रेकडाउन, डिवोल्यूशन एंड ग्रांट्स। इस टॉपिक की गहराई में जाने से पहले एक सीधा सवाल आपके सामने है। 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर कितना तय किया गया है? ऑप्शंस हैं: A 35%, B 41%,
सी 50% या डी 45%? जल्दी से अपना जवाब दिमाग में लॉक कर लीजिए। अगर आपने 41% सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। 15th और 16th फाइनेंस कमीशन दोनों में ये शेयर एग्जैक्टली सेम रखा गया है। लेकिन एग्जाम में आप गलती कहाँ कर सकते हैं? ये 41% सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल पूल से आता है। इसमें सेस और सरचार्जेस शामिल नहीं होते। और पता है, ये सेस और सरचार्जेस टोटल ग्रॉस टैक्स रिसीट्स का कितना हिस्सा है? लगभग 23%। ये 23% डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसके अलावा लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट 9.47 लाख करोड़ रुपीस के अलग से ग्रांट्स रेकमेंड किए गए हैं। ये नंबर्स आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये 41% अलग अलग स्टेट्स में एग्जैक्टली बटेगा कैसे? इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला यूज होता है। मेरे पास इसको याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है, PAIDFC। ध्यान से सुनिएगा। P से पॉपुलेशन, जिसका वेटेज है 17.5%, A से एरिया 10%, I से इनकम डिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा है 42.5%, ताकि जो राज्य थोड़े गरीब हैं उन्हें आगे आने का इक्वल मौका मिले। D से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10%, F से फॉरेस्ट कवर 10% और C से नया एडिशन यानी कंट्रीब्यूशन टू GDP, जिसे 10% वेटेज मिला है। इस नए क्राइटेरिया का सीधा सा मतलब ये है कि जो स्टेट्स देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अब इसका इकोनॉमिक रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए, अब इसको थोड़ा स्टैटिक जीके से लिंक करते हैं, क्योंकि बिना बेस के इकोनॉमी अधूरी है। फिनेंस कमीशन कोई आम बॉडी नहीं है, ये एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के तहत आती है। हर 5 साल में प्रेसिडेंट खुद इसे बनाते हैं और इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। अभी 2026 से 2031 साइकिल के लिए अरविंद पनागरिया इसके चेयरमैन हैं। और अगर हिस्ट्री में जाएं तो देश का पहला कमीशन 1951 में केसी न्योगी के अंडर बना था। एक बहुत कॉमन गलती से मैं आपको बचाना चाहती हूँ। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, जिसे गवर्नर आर्टिकल 243I के तहत फॉर्म करते हैं। इन दोनों को एग्जाम प्रेशर में मिक्स मत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 2 पर, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिसेस और रैंकिंग्स से एग्जाम में एक ना एक सवाल तो पक्का आता है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया की करंट रैंक क्या आई है? A 28, B 32, C 40 या फिर D 50? सोचिए जरा। रैंक बताने से पहले आखिर ये सॉफ्ट पावर चीज क्या है? देखिए, किसी भी देश के 2 ताकतें होती हैं। एक होती है हार्ड पावर, जैसे हथियार और फौज। लेकिन सॉफ्ट पावर उस देश की ऐसी ताकत है जिससे वो बिना किसी फोर्स या धमकी के दूसरे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे हमारा इंडियन कल्चर, हमारी डिप्लोमेसी, योगा, बॉलीवुड या हमारा खाना। एग्जाम में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सॉफ्ट पावर में मिलिट्री स्ट्रेंथ शामिल होती है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कल्चर, वैल्यूज और इनोवेशन का खेल है। तो हमारे सवाल का सही जवाब है रैंक 32। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। ये पब्लिशर का नाम जरूर नोट कर लीजिए। टॉप 3 पर कौन है? USA, चाइना और जापान। और हमारी यानी इंडिया की रैंक है 32, जिसमें हमारा एग्जैक्ट स्कोर 48 रहा है। अपने नोट्स में ब्रांड फाइनेंस, रैंक 32 और स्कोर 48 को एक साथ हाईलाइट कर लीजिए। ये नंबर्स डायरेक्टली पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा आर्ट्स और कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन 3, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 हाइलाइट्स, म्यूजिक एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। अवार्ड सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है। तो बताइए, 2026 के ग्रैमीज में सबसे बड़ा टाइटल यानी एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? A, डिफाइंग ग्रेविटी, B, डेबी तिरार मास फोटोस, C, मेहम या D, वाइल्ड फ्लावर? द राइट आंसर इज बैड बनी का एल्बम डेबी तिरार मास फोटोस। ये थे 68th ग्रैमी अवार्ड्स। बाकी विनर्स पर भी एक नजर डालते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला केंड्रिक लमार को उनके ट्रैक यू लेथर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर जीता वाइल्ड फ्लावर ने। लेकिन इन सबसे भी इंपॉर्टेंट एक और कैटेगरी है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग का ग्रैमी अवार्ड इस साल द दलाई लामा को उनके एल्बम मेडिटेशंस के लिए दिया गया है। ये नाम आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, इसको मार्क कर लीजिए।
और ग्रैमीज की बात चल रही हो और हम अपने इंडियन लेजेंड्स को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये टाइमलाइन लिटरली आपको याद होनी चाहिए। 1968 में पंडित रविशंकर ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। 2024 में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को उनके एल्बम शक्ति के लिए ग्रैमी मिला था और 2025 में चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए। इसकी एक सिंपल मेमोरी ट्रिक बनाते हैं एस और टी, एस से शक्ति और टी से त्रिवेणी, दोनों रीसेंट जीत है। इस तरह से लिंक करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। Moving on to Section 4, Science and Tech, Lysosomal Storage Disorders, यानी LSDs। हाल ही में भारत के किस शहर में LSDs के इलाज और रिसर्च के लिए एक नई डेडिकेटेड फैसिलिटी लॉन्च की गई है? ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी पुणे, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स कितनी स्ट्रांग हैं। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। इस इंपॉर्टेंट फैसिलिटी को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT ने फंड किया है। अब इसके पीछे की बायोलॉजी को डीपली समझते हैं। आपको स्कूल की बायोलॉजी याद होगी, जहां हम लाइजोसोम्स को सेल की सुसाइड बैग्स या आत्मघाती थैली बोलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट को तोड़ते हैं। अब जिसको LSD होता है, उसकी बॉडी में जेनेटिक्स की वजह से ये एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करते। रिजल्ट, सेल के अंदर का सारा कचरा और वेस्ट जमा होने लगता है और स्लोली वाइटल ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ये एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक बीमारी है। और अब आज का सबसे एक्सप्लोजिव टॉपिक, सेक्शन 5, जियोपॉलिटिक्स, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हाल ही में इनमें से किस देश के खिलाफ लॉन्च किया गया था? ए इराक, बी सीरिया, सी लेबनान या डी ईरान। सही जवाब है ईरान। अब हमें एक ऑफिसर की तरह इस पूरे इवेंट का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है। 28 फरवरी 2026 को USA और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम का एक मैसिव अटैक लॉन्च किया। इनका मेन टारगेट क्या था? ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनके मिसाइल बेसिस और कमांड सेंटर्स। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा शॉकर ये था कि तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की इसमें मौत हो गई। ये तो हो गया पहला एक्शन, लेकिन इसका रिएक्शन और भी ज्यादा डेंजरस था। ईरान ने तुरंत मिडल ईस्ट में US और इजरायली बेसिस पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए और इस टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम लिटरली आसमान छूने लगे। अब तेल के दाम अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़े? इसके पीछे एक छोटी सी समुद्री जगह, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अपने रिटेलिएशन में ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई और 20 से 30% ग्लोबल LNG सप्लाई इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। जब ये ब्लॉक हुआ तो सप्लाई लाइन पूरी तरह कट गई और दुनिया भर की एनर्जी मार्केट में पैनिक मच गया। ये बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि जियोपॉलिटिक्स कैसे इनडायरेक्टली हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और हमारी पॉकेट को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, डेटा बहुत हो गया। आप चलते हैं सेक्शन 6 पर, रैपिड फायर रिविजन। चलिए फटाफट बिना रुके रिवाइज करते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स का शेयर कितना है? 41%। नया क्राइटेरिया क्या ऐड हुआ है? कंट्रीब्यूशन टू GDP 10% वेटेज के साथ। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आई? 32nd और स्कोर था 48। ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता? बड बनी। नई LSD फैसिलिटी कहाँ बनी है? अहमदाबाद में। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मेन टारगेट कौन सा देश था? ईरान। अगर आपने ये सब रिकॉल कर लिया तो बिल्कुल तैयार हैं आप अपने एग्जाम्स के लिए। जाते जाते मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, एक मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन। सोचिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है, ग्लोबल ऑयल और LNG प्राइसेस वाइल्ड तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर भारत की आर्थिक नीतियों पर कैसा पड़ेगा? और क्या इस एनर्जी क्राइसिस का असर फ्यूचर में आने वाले 17th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर भी पड़ सकता है? एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह पॉलिटी और जियोपॉलिटिक्स को लिंक करके सोचिए। आज की इस मास्टर क्लास में बस इतना ही। अपना रिवीजन स्ट्रांग रखिए, फोकस बनाए रखिए और मैं आपसे मिलूंगी ऐसी एक और धमाके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के इस बहुत ही खास हाई यील्ड मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं जानता हूं कि एग्जाम्स के आते ही अलग अलग डेट्स, नए लोकेशंस और हजारों फैक्ट्स याद रखना कैसा लगता है? काफी ओवरवेलमिंग होता है, राइट? पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज आपके मेंटर के रूप में मैं 2026 के सबसे क्रूशल करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स को कवर करने वाला हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, मेजर डिफेंस एक्सरसाइजेज और नेशनल अपडेट्स को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, आसान तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। मेरा आज का सिर्फ एक ही गोल है और वो है 100% रिटेंशन, लिटरली।
जब हम ये वीडियो ये सेशन खत्म करेंगे ना, तब इन स्लाइड्स पर मौजूद हर एक फैक्ट आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो चुका होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इस एक्सप्लेनर को 5 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहला है डिफेंस एंड रीजनल अपडेट्स, फिर हम देखेंगे मैरिटाइम, स्पोर्ट्स और ग्लोबल न्यूज़, तीसरे में हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस, चौथे में हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक ज़बरदस्त रैपिड फायर रिविजन। ऑलराइट, तो चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है डिफेंस और रीजनल अपडेट्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 की। ये लिटरली एक मैसिव फायर पावर डिस्प्ले था जिसे हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया। कहाँ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जो जैसलमेर राजस्थान में है। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये जैसलमेर और एयरफोर्स दोनों हाईली टेस्टेड एरियाज हैं। एक छोटी सी टिप देती हूँ, जब भी पोखरण का जिक्र आए, आपको ऑटोमेटिकली इंडिया की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टेस्टिंग याद आनी चाहिए, है ना। इस एक्सरसाइज में रफाइल जेट्स, एयर सुपीरियोरिटी सुखोई Su-30 MKI और डेवस्टेटिंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जैसे हेवी हिटर्स शामिल थे। तो इसको नोट्स में एकदम क्लियर लिख लीजिए। वायु शक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन है एयरफोर्स से और इसका लोकेशन है जैसलमेर। अब आते हैं एक और फेवरेट एग्जाम टॉपिक पर, रीनेमिंग्स। ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आते हैं। राजस्थान में जो हमारा फेमस हिल स्टेशन है ना, माउंट आबू, वो अब अबुराज बन गया है। इसे याद रखना बहुत आसान है, बस अबू और अबुराज को दिमाग में लिंक कर लीजिए। कमान टाउन का नया नाम अब कम्वन हो गया है और जहाजपुर अब याज्ञपुर है। लेकिन यहाँ पर एक डिटेल है जो गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट अब त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की है। अब आप सोच रहे होंगे, ये त्रिलोचन पोखरेल आखिर थे कौन? वो सिक्किम के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे और एग्जामिनर्स उन क्वेश्चंस को लिटरली हंट करते हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज की, स्पेसिफिकली हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर जापान के साथ। अभी हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में एक 7th एडिशन एक्सरसाइज हुई थी। यहाँ पर ना एग्जामिनर्स अक्सर फोर्सेस के नाम पर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। ध्यान रखिए, आर्मी के लिए जो इंडिया जापान एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्मा गार्डियन, एयरफोर्स के लिए है वीर गार्डियन, कोस्ट गार्ड के लिए जामाता और नेवी एक्सरसाइज को जाइमेक्स 25 बोलते हैं। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज को भी जरूर याद रखिए, जो सभी क्वाड कंट्रीज की एक मैसिव नेवल ड्रिल है। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हमेशा फोर्स ब्रांच के हिसाब से मेंटली कैटेगराइज किया करो, इससे एमसीक्यूज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मूविंग स्मूथली ऑन टू सेक्शन 2, जहां हम फोकस करेंगे मैरिटाइम, स्पोर्ट्स और ग्लोबल इवेंट्स पर। तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में चेन्नई पोर्ट पर INS अंजादीप को कमीशन किया है। ये 8 शिप्स के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर प्रोजेक्ट का तीसरा वेसल है। पता है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उन्हें ये टर्म्स थोड़े हैवी लग सकते हैं, तो चलिए इसे कंप्लीटली सिंप्लीफाई करते हैं। ये शिप्स ना खास तौर पर शैलो यानी कम गहरे कोस्टल वाटर्स में दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढने के लिए बनाए गए हैं, ऐसी जगह जहां बड़े वॉरशिप्स सिंपली नहीं जा सकते। इन्हें कलकत्ता के GSRE ने बनाया है और इनका की फीचर क्या है? ये हाईली एडवांस्ड सोनार सिस्टम से इक्विप्ड हैं। सोनार एसेंशियली पानी के अंदर साउंड वेव्स का यूज करता है ताकि उन खतरों को डिटेक्ट किया जा सके जो सरफेस के बिल्कुल नीचे छुपे होते हैं। काफी ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट के रिजल्ट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। मेंस सिंगल्स का टाइटल ग्रीस के स्टेफानो साकलारीदिस ने जीता। लेकिन अगर आप स्टेट और बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस मेंस डबल्स टाइटल पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे इंडिया के सिद्धांत बांथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डॉन्स्की ने मिलकर जीता है। रूल ऑफ थंब ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जहां भी इंडियन कनेक्शन होता है, स्टेट बोर्ड्स एज सेंट्रल एजेंसीज उस पॉइंट को डेफिनेटली हाईलाइट करती हैं। तो सिद्धांत बांथिया, ये नाम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। नेदरलैंड्स, जिसकी कैपिटल आप सब जानते हैं एम्स्टरडैम है, वहाँ रॉब जेटन 2026 में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए इतना बड़ा और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस अपॉइंटमेंट के पीछे एक डीप हिस्ट्री जुड़ी है। वो नेदरलैंड्स की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट और सबसे पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको पता है, जब भी कोई ग्लोबल अपॉइंटमेंट इस तरह से हिस्ट्री ब्रेक करती है ना, तो वो आपकी एग्जाम प्रायोरिटी लिस्ट के बिल्कुल टॉप पर आनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का ये ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। मेरी रसोई स्कीम हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसका मेन एम इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को फ्री फूड किट्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस आपको इसके स्केल पर करना है।
इसका टारगेट ऑलमोस्ट 40 लाख गरीब परिवारों को बेनिफिट पहुंचाना है। जब भी आप किसी भी ऐसी स्कीम को पढ़ें, हमेशा 2 चीज़ें नोट कीजिए। उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि यहाँ फ्री फूड किट्स है, और उसका इंटेंडेड स्केल ऑफ इम्पैक्ट कितना बड़ा है। ये 2 पॉइंट्स आपके ज़्यादातर ऑप्शंस क्लियर कर देंगे। शिफ्टिंग गियर्स नाउ, चलिए देखते हैं सेक्शन 3, जिसमें हम हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक डिफेंस को कंबाइन करेंगे। अपनी स्टैटिक जनरल नॉलेज को एकदम शार्प रखने के लिए इन 2 मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल फिगर्स का क्विक रिकैप करते हैं। पहले है एडविन लुटियंस। ये एक बहुत फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। आज जब भी आप सेंट्रल न्यू दिल्ली के आलीशान आर्किटेक्चर को देखते हैं ना, स्पेसिफिकली राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को, उसका डायरेक्ट कनेक्शन लुटियंस के साथ है। दूसरे फिगर है सी राजागोपालाचारी। इंडियन हिस्ट्री में इनकी बहुत ही यूनिक और इररिप्लेसेबल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे, और सबसे बड़ी बात, इस पोस्ट को होल्ड करने वाले इकलौते इंडियन थे। इस मॉन्यूमेंटल सर्विस के लिए उन्हें 1954 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। अब पास से सीधा आते हैं आज की आधुनिक स्ट्रैटेजिक रियलिटीज पर। टेररिज्म जैसे कोर थ्रेट्स से डायरेक्टली निपटने के लिए इंडिया ने अपनी बिल्कुल पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी फ्रेम की है। इसका नाम दिया गया है प्रहार। ये पूरी तरह से एक जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल अग्रेसिव, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और हाईली कोऑर्डिनेटेड नेशनल एक्शन लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर आपसे इंडिया का ओवरआर्चिंग काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क पूछा जाए तो बिना किसी डाउट के आपका आंसर प्रहार होना चाहिए। इंडिया ग्लोबली अपनी मिलिट्री पावर कैसे प्रोजेक्ट करता है, आइए इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं वज्र प्रहार 2026 की। ये इंडिया और यूएसए के बीच की 16वीं यानी 16th एडिशन जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज थी, जिसे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। दूसरी तरफ हमारे पास एक कोलोसल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलन 2026। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई। इसका स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग था। इसमें 70 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इसका थीम क्या था जो आपको पक्का याद रखना है? वो था कैमराडरी, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन। लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा जुड़ा हुआ है जो इस इवेंट को अनफॉरगेटेबल बनाता है। ईरान के वॉरशिप, जिसका नाम IRS देना था, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक्सरसाइज के ठीक बाद इंडियन ओशन में एक US सबमरीन ने उसे डुबा दिया। ये कॉन्टेक्स्ट इस टॉपिक को एग्जाम के लिए बिल्कुल हॉट प्रॉपर्टी बनाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 4, हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स। ये सेक्शन आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। देखिए, रीसेंट SSC और UPSC एग्जाम्स में ये एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल रीनेमिंग्स वाले क्वेश्चंस लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिए। आइकॉनिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को अब एक ग्रैंड युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसे कर्तव्य भवन भी कहा जाएगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी PMO अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। राष्ट्रपति को तो पहले ही ऑफिशियली कर्तव्यपात कर दिया गया था, और अब राजभवन लोक भवन हो गया है। राष्ट्रपति भवन के जो वर्ल्ड फेमस मुगल गार्डन्स थे, उनका नया नाम अब अमृत उद्यान है। और आखिर में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को एक्सपैंड करके देश के सभी XPMs के सम्मान में प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे देश का एक मेजर कल्चरल आइडेंटिटी शिफ्ट है। कल्चरल आइडेंटिटी के इस वेव में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, और वो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यहाँ इंडिया का सबसे पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बन रहा है। स्पेसिफिकली इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में डेवलप किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे विजन ये है दोस्तों कि भारतीय समाज में गायों की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साइंटिफिक अहमियत को हाईलाइट किया जा सके। मथुरा वैसे भी लॉर्ड कृष्णा की भूमि है, तो एग्जाम के लिए इस सिटी को इस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम के साथ हमेशा के लिए परमानेंटली लिंक कर लीजिए। काफी ईजी है याद रखना। ओके, अब आती है आपके असली टेस्ट की बारी, हमारा फाइनल सेक्शन, रैपिड फायर रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए पॉज करें। अपने दिमाग में अभी इन 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुई थी, और राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू का नया नाम क्या है? सोच लिया? ऑलराइट, चलिए देखते हैं आप सही थे या नहीं। फुल एनर्जी के साथ डिफेंस और स्पोर्ट्स का रैपिड रिकैप करते हैं। वायु शक्ति कहाँ थी? राजस्थान के जैसलमेर में। वज्र प्रहार किन देशों के बीच थी? इंडिया और USA, 16th एडिशन। मिलन 2026 कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में, जहां 70 से ज्यादा नेशंस ने आकर पार्टिसिपेट किया। INS अंजाद्वीप चेन्नई पोर्ट पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कमीशन किया गया। इंडिया की एकदम जीरो टॉलरेंस टेरर पॉलिसी का क्या नाम है? प्रहार। और दिल्ली ओपन टेनिस, सिंगल्स में थे स्टेफानोस, और सबसे इंपॉर्टेंट
डबल्स में जीता हमारे अपने सिद्धांत बांथिया और एलेक्जेंडर ने। बहुत बढ़िया यार, इसी फोकस और एनर्जी को बनाए रखते हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स, प्लेसेस और कल्चर की रिवीजन पर। नेदरलैंड्स की यंगेस्ट पीएम कौन बने? रॉब जेटन। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट अब क्या बन गया है? त्रिलोचन पोखरिल एयरपोर्ट। माउंट आबू का नया नाम? अबुराज। राष्ट्रपति भवन को आखिर किसने डिजाइन किया था? एडविन ल्यूटियंस ने। पहला काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ खुल रहा है? यूपी के मथुरा में। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है और पीएमओ को अब हम फॉर्मली सेवा तीर्थ कहते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब इसी स्पीड पर अपने दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हैं ना, तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग लेवल पर है। अब एक सीक्रेट मेंटोर टिप देता हूँ। एग्जाम हॉल में जब कंफ्यूजन हो तो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ हैक्स हमेशा आपके पॉकेट में होने चाहिए। जैसे इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइजेज में एक कॉमन पैटर्न है, उनमें से ज्यादातर के आखिर में गार्डियन वर्ड आता है, जैसे धर्मा गार्डियन और वीर गार्डियन। इस रूल के सिर्फ 2 बड़े एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो हैं मालाबार और जयमैक्स। रीनेमिंग वाले क्वेश्चंस के लिए सिंपल लॉजिक ये है कि नए नाम ज्यादातर हिंदी और संस्कृत रूट्स पर आधारित हैं, जो जनरली ड्यूटी या सर्विस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे सेवा, कर्तव्य और अमृत। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बार बार ये सिखाते हैं कि एग्जामिनर्स नेवल शिप्स के बिल्डर्स और उनके पोर्ट लोकेशंस जरूर पूछते हैं। इसलिए GRSC को हमेशा कोलकाता के साथ और एनाइज अंजादीप को चेन्नई पोर्ट के साथ मेंटली बाइंड करके चलिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी इंटेंस और हाईली प्रोडक्टिव मास्टर क्लास यहाँ पूरी होती है। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को एक बार पढ़ना और समझना सिर्फ पहला कदम होता है, लेकिन मल्टीपल रैपिड रिविजन्स ही आखिर में आपकी एग्जाम सक्सेस की सच्ची गारंटी बनती हैं। आज जो भी फैक्ट्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स और लॉजिक ट्रिक्स हमने सीखे, उन्हें अपने मॉक टेस्ट्स में अप्लाई कीजिए और रियल एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जाते जाते मेरे इस सवाल पर थोड़ा जरूर सोचिए, इन सभी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सा अपडेट आने वाले साल में इंडिया को सबसे ज्यादा डिफाइन करेगा? तो हेलो स्टूडेंट्स, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रीमियम एक्सप्लेनर में। ओके, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू दिस मास्टर क्लास। देखिए, अगर आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जेन्युइनली सीरियस हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। आज हम 2026 के जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई हील्ड करंट अफेयर्स है ना, उनको कंप्लीटली लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, एक भी फैक्ट मिस नहीं होगा, 0 फैक्ट स्किप्ड। हम मेमोरी ट्रिक्स और एकदम डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर एक टॉपिक को आपके दिमाग में लिटरली छाप देंगे। तो बस अपनी सीट बेल्ट सलाम से बांध लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लेनर आपके सिलेक्शन की चाबी बनने वाला है। लेट्स गो। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम आज इन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, कोऑपरेटिव इकोनॉमी। तीसरा, साइंस माइलस्टोन्स। चौथा, इंपॉर्टेंट डेज। पांचवां, रीजनल जियोपॉलिटिक्स। और आखिर में हमारा सिग्नेचर रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। बहुत क्रूशल अपडेट्स हैं यहाँ पर। तो पहला ही सवाल एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2026? आपके ऑप्शंस हैं ए शेख हसीना, बी मोहम्मद यूनुस, सी तारिक रहमान या फिर डी खालिदा जिया। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए और उसको मेंटली लॉक कर लीजिए। देखिए, ये हमारी नेबर कंट्री का एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो मानकर चलिए कि एग्जाम में आना 100% पक्का है। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको? अगर आपने ऑप्शन सी सोचा था ना, तो आप बिल्कुल सही हैं। द करेक्ट आंसर इज तारिक रहमान। तारिक रहमान ऑफिशियली बांग्लादेश के 11th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब ये जो नंबर है ना 11, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि PNP। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी लिंक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्स में ना स्टैटिक जीके अक्सर करंट अफेयर से ही निकल कर आती है। बांग्लादेश की कैपिटल आप सबको पता है, ढाका है, और 2 सबसे क्रूशियल नदियां वहाँ की, पद्मा और जमुना, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। इंडिया की गंगा रिवर को वहाँ पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना, ये आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए एकदम प्योर गोल्ड है। Alright, let's move to the next critical defense milestone. सवाल कुछ ऐसा है, which port became the first in India to deploy an advanced anti-drone system? Options हैं Paradeep, JNPT, Via Chidambarana या फिर कांडला पोर्ट। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, जहां भी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट इन इंडिया लिखा हो ना, उस पर तुरंत एक बहुत बड़ा स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम्स को इन फर्स्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बताइए, आपके हिसाब से कौन सा पोर्ट होगा जिसने ये एडवांस सिक्योरिटी स्टेप उठाया है? एंड द एग्जैक्ट आंसर इज सी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये पर्टिकुलर पोर्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। आपको अभी के अभी एक क्विक मेंटल नोट बनाना है। तमिलनाडु और एडवांस मैरिटाइम ड्रोन डिफेंस का डायरेक्ट कनेक्शन,
देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी आज के टाइम में देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है, और इस पोर्ट का ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ना, ये इंडिया का सबसे पहला सिस्टम बन गया है। जब भी एग्जाम में आगे से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आए, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट और उसकी तमिलनाडु वाली लोकेशन को तुरंत रिकॉल करना है। चलिए स्मूथली आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोऑपरेटिव इकोनॉमी एंड ग्लोबल समिट्स। अब ये जो सवाल है ना, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक कर सकता है। हु लॉन्च्ड द भारत टैक्सी हेलिंग प्लेटफॉर्म? टैक्सी हेलिंग सुनकर आप शायद इंस्टेंटली सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो डेफिनेटली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी होंगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, इस सवाल में एक बहुत ही बड़ा कोऑपरेटिव ट्विस्ट छुपा हुआ है। ऑप्शंस देखिए, पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। अपना बेस्ट गेस लगाइए एक बार, क्योंकि इसका आंसर और इसका लॉजिक दोनों ही सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी, अमित शाह। इस प्योर कॉन्सेप्ट का ब्रेकडाउन आराम से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, भारत टैक्सी कोई नॉर्मल आम प्लेटफॉर्म नहीं है, इसे यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। पर क्यों? क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है, बिल्कुल हमारे फेमस अमूल स्टाइल मॉडल की तरह। एक नॉर्मल ओला या उबर में ड्राइवर सिर्फ एक एम्प्लॉय या पार्टनर होता है, राइट? लेकिन भारत टैक्सी में ड्राइवर सिर्फ 500 रुपए का एक शेयर खरीदकर सीधा उस कंपनी का को ओनर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके एसे राइटिंग और इकोनॉमी के मेंस एग्जाम के लिए एकदम प्योर गोल्ड है। शेयर ऑफ 500 रुपीज और अमूल स्टाइल मॉडल, इन कीवर्ड्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, अगला सवाल ग्लोबल डिप्लोमेसी से आ रहा है। वेयर इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड विद द थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स? ए रियाद, बी दोहा, सी दुबई या फिर डी अबू धाबी? दोस्तों, वैसे तो किसी भी समिट का लोकेशन याद रखना जरूरी होता ही है, लेकिन आजकल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उस समिट का थीम याद रखना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस साल के लिए ये थीम डेफिनेटली एक मेजर कीवर्ड बन गया है। आपको ना ये एग्जैक्ट सेंटेंस अपनी नोटबुक में अभी लिख लेना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में वहां ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मिलते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज सी दुबई। थीम को मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए दिमाग में, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। Moving right along to Section 3, Science and Space Milestones. ये बहुत हाई स्कोरिंग एरिया है। ये देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने की 100% गारंटी दे सकता हूं मैं। Which of the following is the world's first private space station? दुनिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन। ऑप्शंस हैं हेवन 1, एक्सियम स्टेशन, गेटवे या फिर तियांगोंग। फिर से याद दिलाऊंगा, जहां भी वर्ल्ड्स फर्स्ट जुड़ जाए उस पर हमेशा डबल अंडरलाइन कीजिए। साइंस एंड स्पेस कैटेगरी में ना इस साल इससे बड़ा कोई और अपडेट है ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए हेवन 1। अब ध्यान दीजिए, इस एक सिंगल टॉपिक के अंदर आपके 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। एकदम आराम से समझते हैं इसको। दुनिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 है। पूछा जा सकता है इसको किसने डेवलप किया है, तो जवाब है वास्ट स्पेस नाम की कंपनी ने। एक मेमोरी ट्रिक दूं इसके लिए, सोचिए स्पेस अपने आप में कितना वास्ट है, मतलब कितना विशाल और बड़ा है, तो बस उस वास्ट स्पेस में गया हमारा हेवन 1। हो गया ना याद? इसका प्लान लॉन्च ईयर 2027 है, तो ये साल बिल्कुल मत भूलना। और आखिरी बुलेट पॉइंट, रॉकेट कौन सा यूज होगा लॉन्च के लिए? इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का बहुत ही फेमस फैल्कन 9। ये चारों पॉइंट्स आपको बुलेट प्रूफ तरीके से याद रखने हैं। And this perfectly illustrates the timeline of a true Indian legend, Sir C.V. Raman. ये टाइमलाइन जो है, ये सिर्फ कुछ रैंडम डेट्स नहीं है, ये हमारे देश की प्राउड हिस्ट्री है। बात है 28 फरवरी 1928 की। इस दिन सर सीवी रामन ने रामन इफेक्ट डिस्कवर किया था। और आपको पता ही होगा, इसी दिन की याद में हम लोग हर साल नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इस महान खोज के ठीक 2 साल बाद यानी 1930 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और फिर उसके बाद 1954 में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न। इस पूरी प्रोग्रेसिव जर्नी के माइलस्टोन्स पर गौर कीजिए। 1928, 1930 और 1954, ये तीनों साल टाइमलाइन सीरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट डेज एंड हेल्थ की डेट्स। डेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए 10 फेब, बी 12 फेब, सी 13 फेब या फिर डी 16 फेब? अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां नेशनल पूछा गया है, इंटरनेशनल नहीं पूछा गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो हर साल 8 मार्च को होता है, और इसमें ना स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां हम सिर्फ इंडियन नेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, क्या आंसर लग रहा है? द एग्जैक्ट राइट आंसर इज सी 13 फरवरी। आइए इसे लाइफ भर याद रखने की एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक देता हूं।
देखिए, वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को होता है ना, तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। हो गया ना एकदम आसान। अब सवाल आता है कि आखिर ये दिन मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 13 फरवरी को महान लीडर सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब इनके बारे में दो सबसे बड़े फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी और इन्हें महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही स्पेशल टाइटल दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत कोकिला भी कहते हैं। ये तीनों बातें 13 फेब, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का एकदम परफेक्ट कॉम्बो बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने हेल्थ सेक्शन की तरफ। आज का हमारा मेडिकल टर्म है एपिलेप्सी। जो भी हमारे नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने इसको। एपिलेप्सी आखिर होता क्या है, इसकी मेडिकल डेफिनेशन पे गौर कीजिए। ये बेसिकली एक ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग में चलते हैं वो प्रॉपर नहीं चल पाते। इसे आम भाषा में हम लोग मिर्गी आना भी कहते हैं। आपके एग्जाम में सच बता रहा हूं, ठीक यही डेफिनेशन देकर आपसे सीधा बीमारी का नाम पूछा जा सकता है। एक और जरूरी बात, 2026 में इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे स्पेसिफिकली 9 फरवरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये डेट इस साल के लिए स्पेसिफिक है, तो इसको अपनी डेट्स के लिस्ट में अभी हाईलाइट जरूर कर लीजिए। आखिरी कंसेप्चुअल सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 5 रीजनल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। फोकस बनाए रखिएगा। सवाल ध्यान से पढ़िए। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द 10th बटालियन ऑफ असम पुलिस वाज लेड बाय whom? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी पीएम मोदी, सी हिमंता बिस्वा शर्मा या डी अमित शाह। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर का ट्रैप समझने की कोशिश कीजिए। असम स्टेट का सवाल है तो ज्यादातर बच्चे डायरेक्टली वहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को टिक कर देंगे, या फिर पुलिस और डिफेंस की बात सोचकर सीधा राजनाथ सिंह को टिक कर देंगे। लेकिन ये टोटली एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो सोचिए लॉजिक के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक में से जो सबसे ज्यादा डीपली पूछा जाने वाला फैक्ट है ना, वो उसकी आम लोकेशन नहीं बल्कि एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये हेडक्वार्टर आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट इट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। आजकल एग्जामिनर्स को ना स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर डीप डाइव क्वेश्चंस पूछने की आदत पड़ गई है। तो 10th बटालियन असम पुलिस HQ कामरूप डिस्ट्रिक्ट और लेड बाय अमित शाह। डन, एकदम से सेट कर लीजिए इसे अपने माइंड में। ओके, सो मूविंग टू हमारा आखिरी फुल लेंथ MCQ आज का। ध्यान से देखिए, ऑपरेशन गजब-ली-हक 2026 में किस देश ने लॉन्च किया? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान या डी टर्की। इस ऑपरेशन का नाम गजब-ली-हक सुनने में अपने आप में बहुत यूनिक लग रहा है, राइट? अब जो थोड़ी बहुत करंट जियोपॉलिटिक्स और क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मेंटली डिड्यूस करने की कोशिश कीजिए कि ये किस स्पेसिफिक रीजन का ऑपरेशन हो सकता है। एंड द आंसर इज सी, पाकिस्तान। हम इसको बिल्कुल न्यूट्रली, इम्पार्शियली देखते हैं। जो फैक्ट्स हैं बस उन्हें समझते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये ऑपरेशन गजब-लिल-हक लॉन्च किया है। सवाल उठता है किसके खिलाफ? तो जवाब है अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ। और क्यों किया गया? क्योंकि बॉर्डर पर काफी टाइम से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और फायरिंग की जा रही थी। अब यहां से सबसे बड़ा ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का पॉइंट निकल कर आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसे एक्चुअली डूरंड लाइन कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना याद रखना है, ऑपरेशन गजब-लिल-हक पाकिस्तान ने लॉन्च किया अफगान तालिबान के अगेंस्ट, और एरिया कौन सा इन्वॉल्व था? डूरंड लाइन। ये मैपिंग क्वेश्चंस के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ओके स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है अपनी सांसें थाम लेने का, क्योंकि अब टाइम है हमारे सिग्नेचर रैपिड फायर रिवीजन का। हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक ही सांस में रिकॉल करेंगे। पूरा ध्यान एकदम यहां स्क्रीन की तरफ दीजिए। बांग्लादेश के 11th PM बने तारिक रहमान। इनकी पार्टी का नाम है BNP। इंडिया का सबसे पहला एंटी ड्रोन सिस्टम मिला तमिलनाडु के VOC पोर्ट को। अमित शाह जी ने लॉन्च की भारत टैक्सी, जो कि एक अमूल स्टाइल कोऑपरेटिव मॉडल है और इसमें सिर्फ 500 रुपए की शेयर प्राइस है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है हेवन 1 है, वो बन रहा है वास्ट स्पेस कंपनी द्वारा। लॉन्च होगा 2027 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। सर CV रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट खोजा और उसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज लाया। 13 फरवरी वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन है, जो नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी है 2026 का एपिलेप्सी डे, जिसमें प्रैक्टिकली दिमाग के नर्व सेल्स डिस्टर्ब होते हैं। असम पुलिस का 10th बटालियन हेडक्वार्टर अमित शाह जी ने कामरूप डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया। और फाइनली पाकिस्तान ने डुरांड लाइन पर तालिबान के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन गजब-लिल-हक। बूम!
सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो गए। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। इन सारे टॉपिक्स में से आपको एक्चुअली क्या लगता है, कौन सा वो एक सवाल है जो आपके आगामी एग्जाम में 100% छपने वाला है? सोचिए इस पर और नोट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है इस रैपिड फायर रिवीजन से आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए इस एक्सप्लेनर को रिपीट पर देखिए और एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस हाई यील्ड करंट अफेयर्स रिवीजन मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स का सेक्शन कितना ट्रिकी होता है। ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं और डिटेल्स काफी डेंस लगती हैं, है ना? पर फिक्र मत कीजिए, आज हम सिर्फ फैक्ट्स को ब्लाइंडली रीड नहीं करेंगे, बल्कि हम मेमोरी गेम को हैक करने वाले हैं। हम इन सभी क्रूशियल टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, एकदम डिटेल में। मैं आपको एग्जैक्ट मेमोरी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इनसाइट्स दूंगा, ताकि आज जो भी हम इस सेशन में डिस्कस करें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आज के इस मास्टर क्लास का सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट, हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स ट्रायम्फ्स एंड अवार्ड्स। सेकंड, स्ट्रेटेजिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, बैंकिंग, डिफेंस और बुक्स। फोर्थ, नेशनल फर्स्ट्स एंड माइलस्टोन्स। फिफ्थ, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ट्रीटीज। और आखिर में हमेशा की तरह एक रैपिड फायर रिवीजन होगा सब कुछ कंसोलिडेट करने के लिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है सेक्शन 1 स्पोर्ट्स ट्रायम्फ्स एंड अवार्ड्स, एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट सेक्शन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एग्जाम में आने वाला एक बिल्कुल सीधा सवाल देखिए, हु वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025? ऑप्शंस जो आपको मिल सकते हैं वो है ए स्मृति मंदाना, बी पीवी सिंधु, सी निखत जरीन या फिर डी मीराबाई चानू। अभी के लिए अपने दिमाग में इसका जवाब सोचिए। देखिए, अक्सर एग्जामिनर्स आपको इस मेन अवार्ड का यूज करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो रियल टेस्ट होता है ना, वो सब कैटेगरीज में छुपा होता है। लेट्स सी हाउ। तो देखिए, बीबीसी अवार्ड्स की जो डीपर सब कैटेगरीज हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत जरूरी हैं। जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दिव्या देशमुख को चेस के लिए। अब इसकी एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक सुनिए। दिव्या नाम का मतलब क्या होता है? डिवाइन या ब्रिलियंट, राइट? बिल्कुल एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक चेस मूव की तरह। तो दिव्या मीन्स चेस। और दूसरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजलि भागवत को शूटिंग के लिए। अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, शूटिंग में आपको एकदम इंटेंस फोकस चाहिए होता है, बिल्कुल किसी डीप डिवोटेड मेडिटेशन या अंजलि की तरह। इन ट्रिकी सब कैटेगरीज को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एब्सोल्यूट फेवरेट्स होते हैं। अगला क्रिटिकल सवाल, Who won the 2026 FIDE Freestyle World Championship? क्या वो इयन निपोम्नियाची हैं, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामोरा या डिंग लेरिन? देखिए, फ्रीस्टाइल चेस फॉर्मेट आजकल बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी बन गया है, जिस वजह से ये एक टॉप टियर हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट सिर्फ विनर याद रखना नहीं है, बल्कि डिफीटेड अपोनेंट को याद रखना है। ये ध्यान रखना बहुत क्रूशल है कि बोर्ड के दूसरी तरफ आमने सामने आखिर कौन था। तो उन डिफीटेड अपोनेंट का नाम है फाबियानो करुआना। इसे याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक देती हूँ आपको। फाबियानो वर्ड सुनने में फैबुलस जैसा लगता है ना, लेकिन इस बार वो फ्रीस्टाइल चैंपियनशिप जीतने के लिए उतने फैबुलस नहीं बन पाए। एग्जामिनर्स डेफिनेटली उनका नाम ऑप्शंस में डालकर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, फाबियानो करुआना यहाँ हारे थे। Okay, moving on to Section 2, Strategic National Infrastructure. ये एक बहुत ही सीरियस और हाई वेटेड टॉपिक है। यहाँ देखिए, इंडिया के सबसे क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स में से एक है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम पॉपुलरली चिकन्स नेक के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने यहाँ एक मेजर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन अनाउंस की है और एग्जाम्स में सीधा ऑप्शंस आएंगे 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35.76 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है 35.76 किलोमीटर्स। एग्जाम में गलती से भी इसको राउंड ऑफ मत करिएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर्स एग्जैक्ट डेसिमल फिगर्स टेस्ट करते हैं। मेमोरी ट्रिक चाहिए? ध्यान से सुनिए, 3, 5 और 7 लगातार ऑड नंबर्स हैं और ठीक उसके बाद आता है 0.76। सिंपल राइट? ये टनल 3 माइल हाट को डायरेक्ट रंगापानी से कनेक्ट करती है, जो इन फ्यूचर हमारी मिलिट्री सप्लाई लाइंस को पूरी तरह सिक्योर करेगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक नए इमरजेंसी रनवे का इनॉग्रेशन किया गया है, पर सवाल यह है कि कहाँ? ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड। सही लोकेशन नोट कर लीजिए, मोरैन बाईपास, डिब्रूगढ़, असम में। और इसका इनॉग्रेशन खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। अब ये प्रोजेक्ट इतना क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इसकी डुअल यूटिलिटी है।
मतलब यहाँ मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट दोनों की ही इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ ईजिली हो सकती है। इसकी मेमोरी ट्रिक याद रखिए, हमारी एयरफोर्स की ऐसी इमरजेंसी रेडीनेस एकदम ऑसम है, और ऑसम वर्ड से बनेगा हमारा आंसर आसाम। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, बैंकिंग, डिफेंस और बुक्स। ये काफ़ी हाई डेंसिटी डेटा वाला सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस में राकेश शर्मा, आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन या संजय अग्रवाल आएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएफ सिटी। हो सकता है इसके की अपॉइंटीज पर सवाल आएं, जिसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पर एक गारंटीड क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पर जरूर बनता है। जीएफ सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड। यहाँ ध्यान दीजिए टेक की स्पेलिंग पर, इसमें आखिर में कोई एच नहीं है, ये सिर्फ टीईसी है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में एग्जामिनर्स जानबूझकर टेक्नोलॉजी सिटी लिखेंगे, पर आपको स्ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब फटाफट बात करते हैं डिफेंस और डिजास्टर्स की। इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट की जिसमें भूटान, ब्राजील और काजाख्स्तान ने हिस्सा लिया। आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि क्या ये वेस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स, ईस्टर्न हिमालयाज या नीलगिरी हिल्स में हुई थी। उसके बाद एक बड़ा डिजास्टर अपडेट, 2026 में साइक्लोन गिजानी ने किस देश को हिट किया। ऑप्शंस हैं मोजाम्बिक, मैडागास्कर, इंडोनेशिया या फिलीपींस। यहाँ एक आसान ट्रिक देता हूँ, गिजानी वर्ड शुरू होता है एक हार्ड जी से, और हमारा जो सही जवाब है यानी मैडागास्कर, उसके बिल्कुल बीच में भी एक बड़ा जी आता है। दोनों जी को लिंक कर दीजिए। आखिर में बुक्स की बात करें तो अगर आपको फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की ऑटोबायोग्राफी पर कोई सवाल दिखे तो सीधा मनोज मुकुंद नरावने जी का नाम ढूंढिए ऑप्शंस में। वो एक लेजेंडरी फिगर हैं, इसलिए ये एक हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू सेक्शन 4, नेशनल फर्स्ट्स एंड माइलस्टोन्स। याद रखिए जहां भी वर्ड फर्स्ट आता है वो एग्जाम के लिए गारंटीड क्वेश्चन बन जाता है। आइए दो बहुत ही यूनिक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। पहला है स्त्री सुरक्षा स्कीम। ये स्कीम बेसिकली अनएम्प्लॉयड वुमेन को एग्जैक्टली 1000 रुपए का मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस अलग अलग स्टेट्स के आएंगे, पर यहाँ मेमोरी ट्रिक क्या है। देखिए, सुरक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, राइट? और ये 1000 रुपीज उन्हें एक बेसिक लेवल की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया की फर्स्ट म्यूजिकल रोड। ऑप्शंस आपको मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या अहमदाबाद जैसे मेजर टेक सिटीज का नाम देकर पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका सबसे की फैक्ट वो म्यूजिक है जो इस रोड पर बजता है, जो कि है आइकॉनिक गाना जय हो। जरा इमेजिन सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और रोड लिटरली आपके लिए गाना गा रही है। कितना अमेजिंग है ना। और देखिए, ये जो फर्स्ट्स हैं ये सिर्फ स्कीम्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इनक्रेडिबल ह्यूमन अचीवमेंट्स पर भी अप्लाई होते हैं। 2026 में इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले हैं आदित्य पंड्या। मेमोरी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आदित्य इंडिया के फेमस और हाईली सक्सेसफुल सोलर मिशन का नाम है ना? तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाता है कि आदित्य स्पेस में जाए। इसके ठीक बाद केरला की फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जज बनने जा रही हैं धन्या नाथन। यहाँ क्या ट्रिक लगाएंगे? धन्या राइम करता है न्याय के साथ, जिसका मतलब हिंदी में होता है जस्टिस। इन कॉन्सेप्ट्स को बस आपस में कनेक्ट कीजिए। धन्या लाती है न्याय, और मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम हॉल में आप तुरंत सही ऑप्शन पहचान लेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ट्रीटीज। ग्लोबल इवेंट्स पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं बायोफाक 2026 की। ये ऑर्गेनिक फूड और एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, जो न्यूरनबर्ग जर्मनी में होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री को इस साल कंट्री ऑफ द ईयर का टाइटल मिला, तो ऑप्शंस पर बारीक नजर रखिएगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया और सेशल्स के बीच का सेसल जॉइंट विजन। सेसल का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस्ड लिंकेजेस। यहाँ की अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक बताऊं? ध्यान से देखिए, वर्ड सेसल सुनने में ऑलमोस्ट कंट्री सेशल जैसा ही साउंड करता है, राइट? और इसका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो ट्रिक ये है, 2 S याद रखिए, सेसल, सेशल्स, सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी। ये सॉलिड कनेक्शन अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन का, सेक्शन 6, रैपिड फायर रिविजन। अपने दिमाग को तेजी से चलने के लिए तैयार कर लीजिए। आइए, जो पढ़ा है उसका एक बहुत ही क्विक रीकैप करते हैं। मेरे साथ साथ दिमाग में आंसर्स रिपीट कीजिए। दिव्या देशमुख को मिला इमर्जिंग प्लेयर के लिए, मतलब डिवाइन चेस। अंजलि भागवत लाइफ टाइम के लिए, मतलब शूटर जैसा एकदम शार्प फोकस।
फीडे 2026, यहाँ फेबियानो करवाना हारे थे। फैब्युलस ट्रिक याद आई? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अंडरग्राउंड रेल एग्जैक्टली कितनी लंबी है? यस, 35.76 किलोमीटर लंबी है। इमरजेंसी रनवे कहाँ बना? डिब्रूगढ़, असम में, क्योंकि एयरफोर्स के लिए रेडीनेस ऑसम है। बैंकिंग, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखिए, और गिफ्ट सिटी का वो ट्रिक वाला फुल फॉर्म था गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसमें टेक के बाद कोई एच नहीं लगता है। चलिए बचे हुए फैक्ट्स को भी फटाफट फाइनलाइज करते हैं। डिफेंस की बात करें, आर्मी एक्सरसाइज हुई थी भूटान, ब्राजील और कजाकिस्तान के साथ। स्कीम, स्त्री सुरक्षा अनएम्प्लॉयड वुमेन को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए एग्जैक्टली 1000 रुपए देती है। डिजास्टर्स, साइक्लोन गिजानी ने माडागास्कर को हिट किया, दोनों में कनेक्टिंग जी याद रखिए। बुक्स, फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरावनी जी की आत्मकथा आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। फर्स्ट्स में म्यूजिकल रोड जो जय हो प्ले करती है, एस्ट्रोनॉट आदित्य पांड्या, क्योंकि आदित्य का मतलब सूर्य है। जज थान्या नेथन, क्योंकि थान्या लाती हैं न्याय। ग्लोबल अफेयर्स में बियोफाक न्यूरमबर्ग में हुआ, और सेसिल विजन सेशल्स के साथ, जिसका फोकस है सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी। ब्रिलियंट, आपने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हमने हर एक डेंस डिटेल और फैक्ट को लाइन बाय लाइन, ट्रिक बाय ट्रिक कवर किया है। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आज जो भी हमने फर्स्ट्स और माइलस्टोन्स डिस्कस किए हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि इंडिया की फ्यूचर पर सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आखिर किसका होगा? क्या वो 35.76 किलोमीटर लंबी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की नई टनल होगी, या फिर हमारे नए स्पेस एस्ट्रोनॉट्स का मिशन? जो भी आपके थॉट्स हैं, उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका अपना लर्निंग और रिवीजन और भी पक्का हो सके। इन मेमोरी ट्रिक्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, और आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार और ज़रूरी एक्सप्लेनर सेशन के। तो दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है हमारे करंट अफेयर्स मास्टर क्लास का फरवरी 2026 एडिशन है। देखिए, अगर आप अपने आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, और करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को रीड नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस विश्लेषण के जरिए हम उन्हें इस तरह समझेंगे कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं और अपनी तैयारी को एक प्रीमियम लेवल पर लेकर चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। पहले हम कवर करेंगे नेशनल फर्स्ट एंड इनिशिएटिव्स, फिर चलेंगे ग्लोबल रैंकिंग्स की तरफ, उसके बाद बैंकिंग और RBI रेट्स को डीपली समझेंगे, फिर अवार्ड्स एंड इवेंट्स, और आखिर में हमारा सिग्नेचर रैपिड फायर रिविजन। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, नेशनल फर्स्ट और इंडियन स्टेट्स के पायनियरिंग माइलस्टोन्स। आप तो जानते ही हैं, एग्जाम चाहे कोई भी हो, फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ये वो फ्री के मार्क्स हैं जिन्हें हम किसी भी हाल में लूज नहीं कर सकते। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सोचिए जरा, पढ़ाई विद AI इनिशिएटिव की शुरुआत किस राज्य ने की है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। क्या ये पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? अगर आपका जवाब हिमाचल प्रदेश था, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम रेगुलर सी स्कीम नहीं है। इसका कोर एम है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करना। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसे स्पेसिफिकली इसलिए लॉन्च किया है ताकि बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हिमालयस की ऊंचाइयों में अब सीधे AI से पढ़ाई होगी। अब थोड़ा एनवायरमेंट की तरफ चलते हैं। केरला भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऑफिशियली अपना खुद का बर्ड एटलस पब्लिश किया है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े सवालों में ना, ये एक गारंटीड मार्क स्कोरर पॉइंट है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, पता कीजिए कि पहला राज्य कौन सा था। पर अभी के लिए केरला को अपने नोट्स में डेफिनेटली हाईलाइट कर लीजिए। चलिए एनर्जी लेवल हाई रखते हैं। एक और बहुत बड़ा फर्स्ट इन इंडिया सवाल, भारत का वो पहला जिला यानी पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज अचीव कर लिया है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में एक मैसिव माइलस्टोन है। और सही जवाब है राजस्थान का अलवर जिला। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो अचीवमेंट है, ये इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप के तहत हासिल की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे याद कैसे रखें? एक बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक देता हूं। अलवर शुरू होता है AL से, राइट? और हमारा टारगेट क्या है? ऑल, यानी 100% कवरेज। तो एग्जाम में जैसे ही 100% या ऑल दिखे, आपका दिमाग सीधा अलवर पर क्लिक करना चाहिए। एकदम आसान है ना? और नेशनल फर्स्ट में हमारा अगला धमाका आ रहा है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। सूरत वो शहर बन गया है जहां भारत की बिल्कुल पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DMU ट्रेन लॉन्च हुई है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि भाई ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा सॉलिड कदम है। इस ड्यूल फ्यूल टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन तो कम होगा ही, साथ में एफिशिएंसी भी काफी बढ़ेगी। सूरत वैसे भी अपने फास्ट डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है और अब देखिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट में भी आगे निकल गया। बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे सेक्शन पर, ग्लोबल रैंकिंग्स और वर्ल्ड न्यूज़। आइए चेक करते हैं दुनिया भर में भारत कहाँ स्टैंड करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़ी हलचल हो रही है। एक सिंपल सा नंबर है स्क्रीन पर, 7। खुद से पूछिए जरा, ऐसी कौन सी क्रिटिकल ग्लोबल रैंकिंग आई है अभी हाल ही में जहां भारत ने डायरेक्टली 7th पोजीशन हासिल की है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो स्पेसिफिकली इकोनॉमी और टेक वाले सेक्शन में बार बार एग्जाम में आता है। एब्सोल्युटली, और ये डेटा परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D स्पेंडिंग में पूरी दुनिया में 7वें रैंक पर है। इस आंकड़े को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो ने रिलीज किया है। नंबर 1 पर है चाइना, वॉपिंग $785.9 बिलियन के साथ। उसके ठीक पीछे यूएस है $781.8 बिलियन पर और तीसरे नंबर पर है जापान। और हमारा भारत $75.7 बिलियन की R&D स्पेंडिंग के साथ 7th पोजीशन पर प्राउडली खड़ा है। देखिए, टॉप 3 का ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, चाइना, यूएस, फिर जापान। और भारत का ये 75.7 बिलियन का फिगर तो डायरेक्ट MCQs में हिट करेगा। अब चलते हैं एक ऐसी इंटरनेशनल न्यूज पर जिसने लिटरली पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, एकदम स्ट्रिक्ट बैन। अब यहां सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप कहां बनता है बताए? पेपर सेट करने वाले ना अक्सर ऑप्शंस में फ्रांस, जर्मनी या इटली जैसे यूरोपियन देशों के नाम डाल देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार ऐसे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज तो पक्का यूरोप में ही आते हैं, पर नहीं, इस ट्रैप में मत फंसना। सही जवाब स्ट्रिक्टली ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और फ्रैंकली सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सेक्शन पर, बैंकिंग, इकोनॉमी एंड RBI रेट्स। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे डीप हिस्सा है, तो अपना पूरा फोकस यहां लाइए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ना आज हम हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। रीपो रेट, ये क्या बला है? देखिए, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। और इसका सबसे तगड़ा और क्रूशियल यूज क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई को एक्टिव तरीके से कंट्रोल करना। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब महंगाई बढ़ती है तो RBI रीपो रेट को बढ़ा देता है ताकि मार्केट में पैसा कम जाए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है रिवर्स रीपो रेट। ये वो रेट है जब RBI खुद कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता है। दोनों की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है। आई होप ये अब क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन कोर नंबर्स का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बॉस ये सीधे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। फरवरी 2026 के लेटेस्ट रेट्स ध्यान से सुनिए। रेपो रेट चल रहा है 5.25% पर, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट और MSF ये दोनों बराबर है 5.50% पर। और बाय द वे, MSF भी RBI द्वारा बैंक्स को दिया गया एक ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन ही होता है, बस इसकी कंडीशंस अलग होती हैं। उसके बाद रिजर्व रेशियोज देख लीजिए। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो है बिल्कुल 3% और SLR है 18%। इन्हें बस इसी ऑर्डर में अपनी नोटबुक में लिखिए और राट लीजिए। कॉर्पोरेट बैंकिंग की दुनिया से 2 काफी बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास। पहली ये कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एक्चुअली पहला रीजनल रूरल बैंक यानी पहला RRB बन गया है, जिसने अपना को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड मार्केट में उतारा है। RRB सेक्टर में आप इसको एक बहुत बड़ा इनोवेशन मान सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है येस बैंक से, जहां प्रशांत कुमार को ऑफिशियली उनका नया MD और CEO अपॉइंट कर दिया गया है। ऐसी हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट्स पर हमेशा पन्नी नजर रखिए। साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो इन्वेस्टर लाइसेंसेस जैसे HDFC या SBI और स्टेट स्पेसिफिक बैंकिंग डेवलपमेंट्स वाले फ्रैगमेंट्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, अवार्ड्स, इवेंट्स और स्पोर्ट्स। आइए जानते हैं कि हाल ही में कौन नए चैंपियंस उभर कर आए हैं और देश में कौन से बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लास्ट इंडिया 2026 की। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल प्लास्टिक एग्जीबिशंस में से एक है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है? इसका वेन्यू। इसका ग्रैंड आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। एग्जाम में ना अक्सर इसकी थीम पूछी जाती है और ऑप्शंस में वो भारत फर्स्ट, मेक इन इंडिया या प्लास्टिक फ्यूचर देके आपको कंफ्यूज करेंगे। तो बस लोकेशन और इसके स्केल को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। न्यू दिल्ली, भारत मंडपम। अगला बड़ा पुरस्कार है क्लीनलीनेस एक्सीलेंस अवार्ड। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार ये अवार्ड इंदौर या किसी शहर को नहीं मिला है, ये मिला है एक पोर्ट को। और विनर कौन है? ओडिशा की पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी।
उन्हें ये सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से एब्सोल्यूट टॉप टियर क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए मिला है। और पता है सबसे गजब बात क्या है? पारादीप ने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे इतने बड़े और पुराने पोर्ट ट्रस्ट को हराकर ये रैंक हासिल की है। दैट इज एक्चुअली ह्यूज। और अब एक बिल्कुल सॉलिड हाई एनर्जी स्पोर्ट्स अपडेट। प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL 2026 का ट्रॉफी किसने उठाया है? द हरियाणा थंडर्स। फाइनल एकदम कांटे की टक्कर थी, पर उन्होंने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर इस ग्रैंड चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया। वैसे भी रेसलिंग और हरियाणा का तो एक अलग ही गहरा नाता है, तो एग्जाम में इसको याद रखना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एकदम नेचुरली दिमाग में आएगा, हरियाणा थंडर्स PWL 2026 चैंपियंस। ऑलराइट, अब वक्त है अपने फेवरेट सेक्शन का, सेक्शन 5, रैपिड फायर रिवीजन। हमने पिछले 20 मिनट में जो कुछ भी डिटेल में समझा है उसको हाई स्पीड में मेमोरी ट्रिक्स के जरिए परमानेंटली लॉक करते हैं। चलिए शुरू करें। एकदम स्पीड में रिकैप करते हैं। अलवर से हमने क्या ट्रिक याद की थी? ऑल वार, यानी सीधा सीधा 100% इंश्योरेंस कवरेज। आसमान के पक्षियों का नक्शा बनाने वाला दूसरा राज्य केरला अपना नया बर्ड एटलस लाया। सूरत ने क्या बड़ा किया? पहली डुअल फ्यूल DMU ट्रेन चलाई। और बच्चों को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया का पहला हिस्टोरिक सोशल मीडिया बैन किसने लगाया? किसी यूरोपियन देश ने नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने। और बैंकिंग सेक्टर में पहला RRB रुपे कार्ड किसने दिया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। हो गया ना 1 मिनट में सब रिवाइज। और आखिर में कुछ बहुत ही क्रूशियल डेटा पॉइंट्स जो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। इंडिया की वाइपो R&D रैंक क्या थी? ग्लोबल 7th रैंक, $75.7 बिलियन स्पेंडिंग के साथ। RBI के इंपॉर्टेंट रेट से ग्लास बार देख लीजिए। रेपो रेट है 5.25%, CRR है 3% और SLR है 18%। येस बैंक की नई कमांड अब किसके हाथ में है? प्रशांत कुमार। PWL 2026 के नए सरताज कौन है? हरियाणा थंडर्स। और फाइनली देश का सबसे साफ और बेहतरीन पोर्ट होने का गौरव किसे मिला? ओडिशा के पारादीप पोर्ट को। मुझे पूरा यकीन है इन फैक्ट्स पर अब आपकी एकदम सॉलिड पकड़ बन चुकी है। तो दोस्तों, इसके साथ हम आज के इस डिटेल्ड मास्टर क्लास विश्लेषण के एंड तक पहुंच गए। जाते जाते मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल है। आज के पूरे सेशन में आपको कौन सी मेमोरी ट्रिक या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा? क्या वो अलवर का ऑल वाला लॉजिक था, या फिर रेपो और रिवर्स रेपो का डीप कॉन्सेप्ट? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, ये भी लिखिए कि अगले विश्लेषण में हम किस नए टॉपिक को डिटेल में डिकोड करें। बस इसी तरह मजे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बहुत ही खास प्रीमियम करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में। देखिए, करंट अफेयर्स को बस एक बार पढ़ लेना एक बात होती है, पर उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग में छाप लेना बिल्कुल अलग बात है। आज हम प्रिसाइसली वही करने वाले हैं। हम उन हाई यील्ड टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इन फैक्ट्स को इस तरह डिकोड करेंगे कि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे 5 मेन एरियाज। पहला, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। दूसरा, नेशनल न्यूज और हेरिटेज। तीसरा, इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑनर्स। चौथा, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिर में हम करेंगे एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 पर आते हैं, जो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं। इसे एक लाइव मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया MOU साइन किया है? ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल। अपना दिमाग दौड़ाइए। एक टॉप रैंकर हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करता है। सोचिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। अगर आपने नेपाल सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत ने नेपाल के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MOU साइन किया है। अब यहाँ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पर फोकस करना है। 2 सबसे क्रिटिकल लिंकेजेस आपको याद रखने हैं। पहला है खाता कॉरिडोर। ये नेपाल के बाडिया नेशनल पार्क को भारत में यूपी के कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से जोड़ता है। और दूसरा सबसे जरूरी है वाल्मीकि चितवान लिंकेज। ये बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नेपाल के चितवान नेशनल पार्क और पारसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व से इंटरलिंक करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स दोनों एंगल से ये एक एब्सोल्यूट 5 स्टार क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों कॉरिडोर्स के नाम आपकी टिप्स पर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। WSD यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 ये किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली। देखिए, ये समिट ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज के लिए लिटरली एक बहुत बड़ा मंच है। तो आपको क्या लगता है
किस मेजर इंडियन मेट्रो सिटी ने इस ग्लोबल मेगा इवेंट को होस्ट किया? सही जवाब है न्यू दिल्ली। इसका आयोजन एक्चुअली न्यू दिल्ली के ताज पैलेस में हुआ था। और इसे होस्ट किसने किया? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने। टेरी का नाम हर दूसरे एग्जाम में दिख जाता है, तो इसका फुल फॉर्म और नाम हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, इसकी थीम। इस साल की थीम थी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे सीधे ये 3 वी पूछ लेगा, विजन, वॉइसेस और वैल्यूज। हिंदी में मेन कीवर्ड है परिवर्तन। ये समिट बेसिकली ग्लोबल एम्बिशन को ड्राइव करने के लिए था, इसलिए ये पॉइंट सीधे आपके शॉर्ट नोट्स में चले जाने चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक ना पिछले वाले WSDS समिट से क्लोजली जुड़ा हुआ है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। हिम कनेक्ट इनिशिएटिव किस मंत्रालय यानी किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या गैस है आपका? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC। अब यहाँ एक मेजर कैच, ध्यान से सुनिए। ये इनिशिएटिव उसी WSDS 26 समिट के दौरान न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इसका मेन एम क्या है? बेसिकली इंडियन हिमालयन रीजन, जिसे हम IHR कहते हैं, वहाँ जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं ना, उनको सीधे स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ कनेक्ट करना। सोचिए, जो लोग हिमालय की जमा देने वाली ठंड में ग्राउंड लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको सीधी फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट दिलवाना इसका गोल है। ट्रिक याद रखिए, हिम से हिमालय और कनेक्ट से उनका कनेक्शन स्टार्टअप्स के साथ। ऐसे लिंक बनाकर याद करेंगे तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एनवायरनमेंट सेक्शन का एक आखिरी और बहुत ही शानदार सवाल देखते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट टास्क फोर्स किस देश की पार्टनरशिप के अंतर्गत लॉन्च की गई है? ऑप्शंस में आपको मिलेंगे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान। थोड़ा लॉजिक लगाइए। समुद्र के अंदर पवन ऊर्जा के लिए हमने इस वक्त किस बड़ी ग्लोबल पावर के साथ हाथ मिलाया होगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये लॉन्च हुआ है इंडिया UK विजन 2035 और 4th इंडिया UK एनर्जी डायलॉग के अंडर। तो सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इनका एम एकदम क्लियर है, ऑफशोर विंड एनर्जी के डेवलपमेंट में दोनों देशों के कॉपरेशन को और ज्यादा स्पीड अप करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जो फोकस करेगा नेशनल न्यूज और हेरिटेज पर। शुरुआत करते हैं एक थोड़े ट्रिकी हेरिटेज क्वेश्चन से। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पनाजी, कोच्चि, वसाई या पुदुचेरी। अब देखिए, जब भी लोग कैथीड्रल शब्द पढ़ते हैं, उनका दिमाग नेचुरली पनाजी या कोच्चि की तरफ भागता है, लेकिन एग्जाम पेपर बनाने वाला आपसे हमेशा 2 कदम आगे सोचता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका परफेक्टली सही जवाब है वसाई, महाराष्ट्र। ये कोई आम छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है। ये 475 ईयर्स पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल है, जिसका निर्माण पोर्चुगीज रूल के दौरान किया गया था। इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल निमोनिक ट्रिक देता हूँ। वसाई और वास्को दोनों V से स्टार्ट होते हैं और दोनों पोर्चुगीज हिस्ट्री से जुड़े हैं। ऐसे लिंक कीजिए। और पता है ये अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2025 जीता है। और आप जानते ही हैं, किसी भी हेरिटेज साइट को जब यूनेस्को का टैग मिल जाता है तो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा VIP क्वेश्चन बन जाता है। इसे अभी के अभी अपने नोट्स में डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अब 2 मेजर नेशनल अपडेट्स को एक साथ क्लब करते हैं ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो। पहला है नेशनल आरोग्य फेयर 2026। ये कहाँ हुआ? ये आयोजित हुआ शिगांव, महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन सीधे हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया ताकि फ्री हेल्थ सर्विसेज और आयुष सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल पर प्रमोट किया जा सके। अब दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से है। भारत का पहला नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, इसका इनॉग्रेशन PM नरेंद्र मोदी ने किया। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ को आपस में कनेक्ट करता है। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर्स की तरह टपकेंगे, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। बुक्स और हाई लेवल इनॉग्रेशन से भी काफी सीधे सवाल आते हैं। यहाँ 2 इवेंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला, एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इसके ऑथर हैं विजय गोयल और इसे रिलीज किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने। दूसरी खबर हेल्थ सेक्टर से है। एक बहुत बड़ी जॉइंट इनॉग्रेशन हुई जिसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा और एक विदेशी लीडर ने मिलकर किया। वो लीडर थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। जब भी 2 देशों के टॉप लीडर्स मिलकर भारत में कुछ इनॉग्रेट करते हैं ना, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन जाता है।
इन दोनों फैक्ट्स को बिल्कुल रट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑनर्स। इस सेक्शन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सनाए तकाइची हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली या लाओस। दोस्तों याद रखें, जब भी कोई पहली महिला किसी देश की हेड ऑफ स्टेट बनती है तो वो अपॉइंटमेंट अपने आप में हिस्टोरिक हो जाता है और वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लिटरली 100% होती है। और इसका एकदम सही जवाब है जापान। सनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब देखिए, जब जापान की बात आई है तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स पर क्यों रुके? एक टॉपर हमेशा स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके चलता है, तो चलिए जापान का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। ज्योग्राफी से एक बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो है होन्शु आइलैंड, और ये पूरा देश सी ऑफ जापान से घिरा हुआ है। देखा आपने, एक ही एक्सप्लेनेशन से हमने आपके 5 अलग अलग क्वेश्चंस पक्के करवा दिए हैं। चलिए अब कुछ रैपिड ग्लोबल अपडेट्स फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले एक फॉरेन ऑनर की बात करते हैं। स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल, ये इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री ऑनर है। ये डेफिनेटली मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आ सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्योग्राफी का बेसिक फैक्ट, पेरू की कैपिटल क्या है? आंसर है लीमा। और तीसरा, भारत ने HICDP फेज 3 यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली मेजर डिलीवरी मालदीव्स में की है। ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। इन तीनों बुलेट पॉइंट्स को ना बिल्कुल हाईलाइट करके अपने नोट्स के मार्जिन में लिख लीजिए, ये सीधे मार्क्स हैं। अगला पड़ाव है सेक्शन 4, जहां हम टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को डिकोड करेंगे। सीधे सवाल पर आते हैं। इंडिया AI मिशन के अंतर्गत भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए किन 2 टेक जायंट्स के बीच एक मेगा पार्टनरशिप हुई है? एग्जाम में आपको TCS एंड गूगल, इन्फोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस एंड Amazon जैसे नाम देकर पूरा कंफ्यूज किया जाएगा। आपको उस एग्जैक्ट कॉर्पोरेट पार्टनरशिप को आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सोचिए, हार्डवेयर और टेक दोनों की बेस्ट कैपेबिलिटीज किसके पास हैं इस वक्त? इस पार्टनरशिप का आंसर है लार्सन एंड टोब्रो और एनवीडिया। जी हाँ, ये दोनों जायंट्स मिलकर इंडिया AI मिशन को पूरी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि L&T भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंग्लोमरेट है, और दूसरी तरफ एनवीडिया एक मेजर अमेरिकन टेक कंपनी है जो इस वक्त AI चिप्स और कंप्यूटिंग पावर में पूरी दुनिया पर राज कर रही है। एक हमारा इंडियन इंफ्रा जायंट और एक अमेरिकन टेक जायंट, इन दोनों का ये शानदार कॉम्बिनेशन भारत में AI रेवोल्यूशन को एक अलग ही लेवल पर पावर करेगा। तो इंडिया AI मिशन के साथ L&T और एनवीडिया का नाम कभी मत भूलिएगा। और अब आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, सेक्शन 5 रैपिड फायर रिवीजन। अपनी सीट बेल्ट्स बांध दीजिए। ये है हमारा क्विक रिकॉल मैचअप टाइम। इन 2 कनेक्टेड इनिशिएटिव्स को एक साथ देखिए ताकि एग्जाम में 1% भी कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट साइड पर देखिए WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026। इसका ऑर्गेनाइजर कौन? टेरी। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस और वैल्यूज। अब ठीक राइट साइड में देखिए जो इसी समिट में लॉन्च हुआ था, हिम कनेक्ट इनिशिएटिव। इसका ऑर्गेनाइजर बिल्कुल अलग है। ये MOEFSCC ने किया और इसका टारगेट है IHR यानी इंडियन हिमालयन रीजन के रिसर्चर्स को सीधे स्टार्टअप से जोड़ना। दोनों इवेंट्स न्यू दिल्ली में एक ही वक्त पर हुए थे, पर उनके एम और ऑर्गेनाइजर्स अलग हैं। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन आपके रिवीजन में एकदम मैजिक का काम करेगी। सेशन एंड करने से पहले एक फाइनल मेमोरी टेस्ट लेते हैं। नेशनल आरोग्य फेयर 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र किया था। अगर आपको जवाब तुरंत याद आ गया तो मान लीजिए आपकी तैयारी एब्सोल्युटली सही ट्रैक पर है। आज हमने एनवायरनमेंट से लेकर AI तक दुनिया भर के फैक्ट्स डिकोड किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इन बदलती हुई ग्लोबल पॉलिसीज और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बीच क्या हम और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को लीड करने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, इस मेमोरी टेस्ट का आंसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास और प्रीमियम करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज हम अपने सोर्स मटेरियल को लाइन बाय लाइन और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट डिकोड करने वाले हैं ताकि कोई भी फैक्ट, कोई भी डेटा आपकी नजरों से बचकर ना जा सके। तो चलिए फटाफट अपने नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज का हर एक पॉइंट आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स स्टार्ट। आज के इस मास्टर क्लास का सिलेबस हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन किया है। एक नजर डालते हैं, पहले अवार्ड्स और डिफेंस, फिर नेशनल और स्टेट न्यूज,
उसके बाद फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट्स, वन लाइनर्स और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 1 अवार्ड्स एंड डिफेंस अपडेट से। इंटरनेशनल अवार्ड्स और हमारी सेना की उपलब्धियां एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। क्या आपने क्रैफोर्ड प्राइज का नाम सुना है? इसे यूनिवर्सली नोबल ऑफ जियो साइंसेज भी कहा जाता है। देखिए, ये उन स्पेसिफिक फील्ड्स में दिया जाता है जिन्हें ट्रेडिशनल नोबेल प्राइज कवर नहीं करता, जैसे कि अर्थ साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। और इस साल का यानी 2026 का ये पुरस्कार इसलिए इतना खास बन जाता है क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत को मिला है जिसका नाम सुनकर सच में हर भारतीय को गर्व होगा। एनी गेसेस? सोचिए जरा। जी हाँ, द विनर ऑफ द 2026 क्रॉफर्ड प्राइज इन जियो साइंसेज है वीराभद्रन रामनाथन जी। ये एक बेहद रिनाउंड इंडियन ऑरिजिन साइंटिस्ट हैं। इनका नाम आप अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए क्योंकि अपकमिंग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पेपर्स में ये नाम आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। क्लाइमेट साइंस और जियो साइंसेज में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। सो ट्रिक याद रखिए, क्रॉफर्ड प्राइज इक्वल्स नोबेल ऑफ जियो साइंसेज और विनर हैं वीराभद्रन रामनाथन। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक माइलस्टोन पर। यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जिसे हम UIL भी कहते हैं, उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया है। अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। भारत सरकार की जो PSUs होती है ना, वो 3 मेन कैटेगरीज में होती हैं। महारत्ना, जो सबसे बड़ी होती हैं, उसके बाद नवरत्ना और फिर मिनी रत्ना। अब आप सोचेंगे इस मिनी रत्ना कैटेगरी 1 बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? भाई, इसी पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इस नए स्टेटस के बाद अब UIL बिना सरकार की प्री अप्रूवल के डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन्हें और भी तेजी से एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में मदद करेगी। ये एक क्लियर गेम चेंजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। अगर आप किसी भी स्टेट PCS, SSC या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये सेक्शन आपके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। यहाँ 2 बहुत ही सॉलिड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। पहला, एक एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। अब हिस्ट्री से कनेक्ट कीजिए। गुरु रविदास जी 15th से 16th सेंचुरी के एक महान भक्ति मूवमेंट के सेंट थे, जिन्होंने सामाजिक समानता का बहुत बड़ा संदेश दिया था। ये हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे हमारी इंडियन आर्मी और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP ने मिलकर कंडक्ट किया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? अग्नि परीक्षा स्पेशली हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट रेडीनेस यानी एकदम ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ITBP क्योंकि बॉर्डर्स पर डिप्लॉय होती है, इसलिए इनका आर्मी के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए, 42.5 गीगावाट्स यानी 42.5 गीगावाट्स। एक सेकंड के लिए सोचे और मुझे बताइए कि किस चीज का रिकॉर्ड हो सकता है और कौन सा भारतीय राज्य इस रिकॉर्ड को होल्ड कर रहा होगा। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल फिगर है। अगर आपका जवाब गुजरात था तो आप बिल्कुल सही है। गुजरात ने ऑफिशियली इंडिया में हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का ताज पहन लिया है। उनकी टोटल कैपेसिटी है वही ह्यूज नंबर 42.5 गीगावाट। लेकिन रुकिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका परसेंटेज शेयर। गुजरात अकेला पूरे भारत की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी का 16.5% होल्ड करता है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट कैपेसिटी पूछने की बजाय ये परसेंटेज पक्का पूछ सकता है, इसलिए 16.5% वाले फिगर को स्पेशली अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी एंड द 2026 थीम्स। ये वो एवरग्रीन सेक्शन है जो हर पेपर में आपको 1 से 2 मार्क्स की गारंटी देता है। इन डेट्स को इजीली याद रखने के लिए एक बहुत ही मस्त हिंदी ट्रिक या निमोनिक सुनिए। 1 फेब को कोस्ट गार्ड ने देश की रक्षा की, फिर 4 फेब को सबने मिलकर कैंसर को हराया, क्योंकि हमारी थीम ही है यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके बाद ताकत बढ़ाने के लिए 10 फेब को हमने पल्सेस यानी दालें खाईं, और सेहत ठीक रखने के लिए 11 फेब को हकीम अजमल खान साहब की यूनानी दवा पी। जब सेहत बिल्कुल ठीक हो गई तो 20 फेब को सबको सोशल जस्टिस मिल गया, और आखिर में इसकी खुशी 21 फेब को अपनी मदर लैंग्वेज में गाना गाकर मनाई। देखा आपने, एक सिंपल सी कहानी सुनने से 1 से लेकर 21 फेब तक के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो गए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ऑब्ituaries एंड अपॉइंटमेंट्स। यहां से स्पेसिफिक व्यक्ति, उनका प्राइमरी क्षेत्र और उनकी स्टेट से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। यहां हम 2 बेहद महान शख्सियतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
एक तरफ है गीता पटनायक जी, जो एक लेजेंडरी ओडिया सिंगर थी, और दूसरी तरफ है मनी शंकर मुखर्जी, जो एक लेजेंडरी बंगाली ऑथर थे। अब देखिए, एग्जाम में ट्रिकी पार्ट ये होता है कि एग्जामिनर ऑप्शंस में इन्हें क्रॉस कर देगा। जैसे वो गीता पटनायक को बंगाली सिंगर लिख देंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखना है। गीता पटनायक मीन्स ओडिया म्यूजिक एंड मनी शंकर मुखर्जी मीन्स बंगाली लिटरेचर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब आते हैं कुछ बहुत ही क्रिटिकल नई अपॉइंटमेंट्स पर। सबसे पहले DGONA। इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। और इस प्रेस्टिजियस पोस्ट को अब संभाला है दिवाकर जयंत जी ने। उसके बाद ईस्टर्न एयर कमांड यानी EAC के टॉप ब्रास ऑफिसर्स की रीशफलिंग पर भी फोकस रहा है, जहां नॉर्मली ऑप्शंस में सूरज सिंह, इंदरपाल सिंह वालिया और तेजिंदर सिंह जैसे हाई रैंकिंग नाम हाईलाइट हुए हैं। और हां, बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर। सिटी यूनियन बैंक के नए CEO बने हैं R विजय आनंद। विजय आनंद का नाम बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, वन लाइनर GK क्वेश्चंस। इसे एक रैपिड बुलेट पॉइंट चेकलिस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। ये वो गारंटीड हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पेपर में सीधे आते हैं बिना किसी ट्विस्ट के। चलिए जल्दी से इन ग्लोबल फर्स्ट को डीकोड करते हैं। 2026 में $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू हिट करने वाला दुनिया का पहला रिटेलर बन गया है USA का वॉलमार्ट। $1 ट्रिलियन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अचीवमेंट है। फिर देखिए, मिया मॉटले लगातार तीसरी बार बारबेडोस की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। टेक और फाइनेंस के फील्ड में UAE ने तो इतिहास ही रच दिया है। उन्होंने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड विद AI लॉन्च किया है। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग का ये कॉम्बिनेशन उनकी इकोनॉमी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और आखिरी पॉइंट, एक हिस्टोरिक डिप्लोमैटिक फर्स्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजरायली के नेसेट यानी उनकी पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। ये फॉरेन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी न्यूज़ है। स्पोर्ट्स और टेक की दुनिया से भी बेहद धमाकेदार खबरें हैं। क्रिकेट में राशिद खान ने इतिहास रच दिया है। वो T20 फॉर्मेट में 700 विकेट्स लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं। वहीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स 2026 में हमारी प्राइड मनु भाकर ने 25 mm पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। और अगर आप यूपी के किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लास्ट पॉइंट तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। AI के थ्रू सरकारी गवर्नेंस को बेहतर बनाने का ये एक शानदार और विजनरी कदम है। यहाँ 2 बड़े राज्यों के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो आपके मेंस एग्जाम की एसे राइटिंग के लिए बेहतरीन फॉर्डर बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो अपने MLAs के लिए AI बेस्ड फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम ला रहा है, और साथ ही उन्होंने एक एक्सक्लूसिव वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क भी सेटअप किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का एक गांव है साउंडला विलेज। इस गांव ने हिस्टोरिकली खुद को कास्ट फ्री यानी जाति मुक्त घोषित कर दिया है। सामाजिक समरसता और टेक्नोलॉजी दोनों के ही ये ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हैं टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। और अब वक्त आ गया है सेक्शन 6 का, रैपिड फायर रिवीजन। आपने पिछले कुछ मिनट्स में कितना ध्यान से मेरी बातों को सुना, उसका अल्टीमेट टेस्ट अब होगा। मैं सवाल पूछूंगा और आपको तुरंत दिमाग में उसका आंसर रिकॉल करना है। रेडी? पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। वो कौन सा स्टेट है जिसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा यानी 42.5 गीगावाट हो गई है? मैंने आपको एक ट्रिक के साथ एग्जैक्ट परसेंटेज भी बताया था। 2 seconds, think about it. बिंगो! द करेक्ट आंसर इज गुजरात। और आपको याद दिला दूं, ये इंडिया की टोटल कैपेसिटी का एग्जैक्टली 16.5% है। अगर आपके दिमाग में यही एग्जैक्ट नंबर आया था तो ट्रस्ट मी, आपकी तैयारी एकदम सॉलिड ट्रैक पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्पोर्ट्स सेक्शन से। इतिहास में 700 T20 विकेट्स लेने वाला पहला बॉलर आखिर कौन बन गया है? वेरी फास्ट, मेंटेन द रिदम, दिमाग दौड़ाइए। एब्सोल्युटली राइट। आंसर है स्पिन विजर्ड राशिद खान। ये माइलस्टोन पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। कीप दिस इनक्रेडिबल एनर्जी अप। और अब वक्त है आज की इस मास्टर क्लास के आखिरी मिस्ट्री क्वेश्चन का। PDF नोट से एक सीधा सवाल निकाल कर लाया हूं आपके लिए। ऑप्शन A इंडिया, ऑप्शन B स्विट्जरलैंड, ऑप्शन C फ्रांस या ऑप्शन D USA। इस क्वेश्चन का आखिरी एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है और इनमें से सही आंसर कौन सा है, ये अब आपको तुरंत नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करना है। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही इस एक्सप्लेनर सेशन का असली मकसद है। अगर आपने पूरे फोकस से पढ़ा है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस इज अबाउट। इसी तरह लगन से पढ़ाई करते रहिए और इस विश्लेषण को बार